हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सिविल मामलों के विचारण की प्रक्रिया कि सिविल मामले होते हैं उनका ट्रायल किस प्रकार का होता है, तो उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्रोसीजर ऑफ ट्रायल इन सिविल केस, तो सबसे पहला क्या होता है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। सिविल मामलों को निर्णित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो सबसे पहला क्या होता है, वाद प्रस्तुत किया जाना, फीलिंग ऑफ द प्लेंट। तो जब कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है न्यायालय में, तो उसके बाद सिविल प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला क्या होता है, कौन सा कदम उठाया जाता है, वाद प्रस्तुत किया जाना। तो जैसे ही वाद न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, विचारण की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। न्यायालय के सम्मुख वादी जब वाद पत्र प्लेंट प्रस्तुत करता है, तो वाद पत्र में निहित बातों का जवाब प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन रिटन स्टेटमेंट प्रस्तुत करके करता है। जब वादी अथवा उसका अधिवक्ता न्यायालय के सम्मुख वाद पत्र प्रस्तुत करता है, तो न्यायालय संबंधित पक्षकार को सूचना जारी करता है। प्रतिवादी को वादी द्वारा वाद पत्र की प्रतिलिपि से अवगत कराया जाता है, जिसके अनुसार प्रतिवादी अपना दावा न्यायालय के सम्मुख पेश करता है। उसके बाद होता है सेकंड क्या होता है, स्टेप क्या होता है, प्रतिवादी को समन। तो जब वादी वाद पत्र दायर कर देता है, न्यायालय उसको देखता है, उसके बाद प्रतिवादी को समन भेजता है। तो समन ऑफ डिफेंडेंट, प्रतिवादी को वाद पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात समन भेजा जाएगा। यदि एक से अधिक प्रतिवादी हैं, तो उन सबको समन भेजा जाएगा। समन के साथ वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की प्रतियां संलग्न की जाएगी। तो जब प्रतिवादी को समन भेजा जाता है, तो जब वादी जो होता है वाद पत्र जब न्यायालय में दाखिल करता है, तो प्रतिवादी को एक समन भेजा जाता है और उसके साथ वाद पत्र की प्रतियां भी संलग्न होती हैं। अगर एक से ज़्यादा प्रतिवादी हैं, तो उन सबको भेजा जाएगा। समनों के निकाले जाने एवं उसकी तामील के विषय में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 में उपबंध किया गया है। थर्ड स्टेप क्या होता है, जवाब दावा प्रस्तुत किया जाना, फिलिंग द रिटेन स्टेटमेंट। तो जब वादी जो है न्यायालय में वाद पत्र दाखिल करता है और न्यायालय प्रतिवादी को समन भेजता है, तो प्रतिवादी जो होता है एक रिटेन स्टेटमेंट उसको जमा करना होता है न्यायालय में। तो जब प्रतिवादी को समन तामील करा दी जाती है, तो प्रतिवादी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सुनवाई के लिए नियत तिथि पर तक अपना लिखित कथन स्टेटमेंट प्रस्तुत करे। लिखित कथन को जवाब दावा अथवा जवाबदेही भी कहा जाता है। इसमें वाद पत्र में दिए गए प्रत्येक तथ्यों का सकारात्मक उत्तर देता है और कुछ सुनवाई के लिए नियत तिथि तक अपना लिखित कथन प्रस्तुत करे। लिखित कथन को जवाब दावा अथवा जवाबदेही भी कहा जाता है। इसमें वाद पत्र में दिए गए प्रत्येक तथ्यों का सकारात्मक उत्तर देता है और कुछ का नकारात्मक। यह मामले में संबंधित परिस्थितियों का विषय है। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है विवादक, इश्यू क्या है ये देखा जाता है। वाद पत्र एवं जवाब दावा जब न्यायालय के सम्मुख पेश हो जाता है, तो मामले के संबंध में विवादकों की रचना होती है। विवादकों की रचना विवादास्पद बिंदुओं पर आधारित होता। जब न्यायालय में एक बार वाद पत्र दाखिल हो गया और जो प्रतिवादी है उसने रिटन स्टेटमेंट भी लगा दिया, तो न्यायालय अब दोनों पत्र को देख करके ये तय करता है कि उन दोनों में वास्तव में इशू क्या है। विवादकों की रचना विवादास्पद बिंदुओं पर आधारित होती है। इन विवादास्पद बिंदुओं को न्यायालय के सम्मुख संबंधित पक्षकारों द्वारा साबित किया जाता है। फिफ्थ स्टेप होता है वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य। अब उसके बाद न्यायालय में मुकदमा चालू हो जाता है, तो अब साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो जब प्लेंटिफ एविडेंस, जब मामले से संबंधित विवादकों की सूचना हो जाती है, तो वादी का साक्ष्य प्रारंभ हो जाता है। सर्वप्रथम वादी की ओर से न्यायालय के सम्मुख साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद उसके गवाहों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। वादी के कथनों पर प्लेंटिफ
विटनेस 1, 2, 3 द्वारा एवं आदि अंकित किया जाता है और उसके दस्तावेजों के प्रदर्श 1, 2, 3, 4 आदि अंकित किया जाता है। तो जितने भी विटनेस होते हैं सब बारी बारी से साक्ष्य देते हैं। उसके बाद है प्रतिवादी का साक्ष्य। प्रतिवादी भी अपनी तरफ से साक्ष्य देगा अपने बचाव में। तो डिफेंडेंट एविडेंस, वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत होने के पश्चात प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के सम्मुख साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवादी के कथनों को सर्वप्रथम साक्ष्य के रूप में न्यायालय द्वारा अभिलेखित किया जाएगा। इसके पश्चात प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का साक्ष्य लेखबद्ध किया जाएगा। प्रतिवादी के कथनों पर DW डिफेंडेंट विटनेस 1, 2, 3, 4 आदि डाला जाता है तथा उस पर A प्रदर्श 1, 2, 3 and 4 आदि अंकित किया जाता है। उसके बाद 7वां स्टेप होता है बहस, आर्ग्यूमेंट होता है। तो जब दोनों पक्षों का साक्ष्य समाप्त हो जाता है तो बहस होती है। बहस दोनों पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की जाती है। बहस के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ता अपनी अपनी बातों को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और अपने अपने अभिवचनों में उल्लेखित बातों को साक्ष्य द्वारा अभिपुष्ट करते हैं। इसके अलावा अपने अपने पक्षों के समर्थन में न्याय निर्णय का भी हवाला देते हैं। 8वां स्टेप क्या होता है? बहस की समाप्ति एवं निर्णय, फाइनल एग्रीमेंट एंड जजमेंट। तो बहस एक दिन में अथवा कई दिनों तक न्यायालय में चल सकती है। कभी कभी एक ही दिन में बहस समाप्त हो जाती है और निर्णय आ जाता है, कभी कभी कई दिनों तक, कई सालों तक भी चलता है। तो जब अंतिम बहस पूर्ण हो जाती है तब न्यायालय द्वारा निर्णय की उद्घोषणा की जाती है और तदनुरूप न्यायालय डिक्री तैयार करती है। सिविल विचारण के दौरान चलने वाली अन्य कार्रवाइयाँ और कौन कौन सी प्रोसीजर होता है? तो सिविल विचारण के दौरान अन्य विविध कार्रवाइयाँ भी न्यायालय के सम्मुख चलती रहती हैं। उदाहरण के लिए गवाहों की सूची प्रस्तुत किया जाना। नंबर 1, गवाहों की सूची प्रस्तुत किया जाना। नंबर 2, वाद पत्र में संशोधन हेतु आवेदन पत्र पेश किया जाना। जैसे वाद पत्र में कोई संशोधन करना चाहता है तो उसके लिए आवेदन न्यायालय में देना पड़ता है और अगर न्यायालय अनुमति देती है तो वाद पत्र में संशोधन किया जा सकता है। नंबर 3, वादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जाना। नंबर 4, किसी पक्षकार का न्याय शामिल किए जाने हेतु आवेदन पत्र। 5th है विवादकों में संशोधन किए जाने हेतु आवेदन। तो अगर जो इशू है उसमें संशोधन करना चाहता है कोई पक्ष तो उसके लिए आवेदन करना पड़ता है। तो अगर न्यायालय अनुमति देती है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। वादग्रस्त संपदा की रक्षा के लिए सुपुर्दगार की नियुक्ति एवं प्रार्थना पत्र। अच्छी विशिष्ट के लिए प्रार्थना पत्र, अच्छी विशिष्टियों के लिए प्रार्थना पत्र। कमिश्नर की नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, कमिश्नर की अगर नियुक्त करना होता है तो उसके लिए भी प्रार्थना पत्र देना होता है। कमिश्नर की नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवेदन पत्र, अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवेदन पत्र। निर्णय के पूर्व कुर्की या गिरफ्तारी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी कौन कौन सी प्रोसीजर होती है, कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है सिविल मामलों में। सबसे पहला है वाद प्रस्तुत किया जाना। सबसे पहला वाद प्रस्तुत किया जाना। सेकंड पे आता है प्रतिवादी को समन। थर्ड पे आता है जवाब दावा प्रस्तुत किया जाना। 4th है विवादक। 5th है वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य। 6 है प्रतिवादी का साक्ष्य। 6 है प्रतिवादी का साक्ष्य। उसके बाद है 7 है बहस। 7 पे है बहस। उसके बाद है 8 बहस की समाप्ति और निर्णय। तो इस प्रकार आपने देखा कि सिविल मामलों में कौन कौन सी प्रक्रिया न्यायालय अपनाती है। तो इस प्रकार आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा कि सिविल मामलों में न्यायालय कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाती है। फिर लास्ट में जा कर के उसका निर्णय देती है, जो डिग्री होती है
जो जजमेंट होता है वो न्यायालय द्वारा दिया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सिविल मामलों की प्रक्रिया आसानी से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।